Hello friends, myself Dr. Shivarkar. Welcome to the series video on snake bite. जैसा कि आपको पता है पिछली वीडियो पार्ट 1 में मैंने स्नेक बाइट, टाइप ऑफ पॉइजनस स्नेक, न्यूरोटॉक्सिक एंड हीमोटॉक्सिक स्नेक बाइट साइन सिम्टम्स, एंटी स्नेक वेनम एंड प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड आप हॉस्पिटल ले जाने से पहले क्या करेंगे उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आप अपने आप को स्नेक बाइट से कैसे बचा सकते हैं और हॉस्पिटल में आप उसका क्या ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन, अपने आप को आप स्नेक बाइट से कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट, अपने सराउंडिंग को क्लीन रखिए। अपने आसपास, घर के आसपास के एरिया को साफ रखिए। इवन अपने घर को भी साफ रखिए। सेकंड, वैसे फूड जो स्नेक को अट्रैक्ट करते हैं जैसे कि रैट, माइस, ये स्नेक का पसंदीदा फूड है। अगर घर में चूहा ज़्यादा रहेगा तो स्नेक आपके घर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। इसीलिए कोशिश कीजिए चूहे को अपने घर से निकालिए। थर्ड, जब भी आप बाहर निकलते हैं तो बूट, शूज़ पहन के निकलिए। अब शूज़ खास करके लॉन्ग नेक वाला शूज़ आप पहन के बाहर निकलिए। अब कोशिश कीजिए रॉक्स, होल, क्रैक्स, पत्थर जहाँ है, जहाँ पर होल्स है, जहाँ क्रैक्स है, वो सब जगह से आप दूर रहिए क्योंकि वहाँ पर सांप अक्सर छुपा रहता है। फोर्थ, कोशिश कीजिए जब भी बाहर निकले तो हाथ में स्टिक रहे। जैसे ब्लाइंड पर्सन हाथ में स्टिक रहते हैं और आगे ठक 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 करके जाते हैं, उस तरह से आप निकलिए। आपको ये जानना चाहिए कि सांप ह्यूमन से दूर रहता है। कभी भी सांप कोशिश नहीं करता है ह्यूमन के आसपास रहें। वो ह्यूमन को अवॉइड करता है, इंसान को वो अवॉइड करता है। लेकिन जब भी उसे खतरा रहता है तब वो आपके ऊपर अटैक करता है। अगर आप देख रहे हैं सांप वहाँ दूर में है तो वो आपके पास नहीं आएगा, वो दूर चला जाएगा। लेकिन जब आप उसे मारने की कोशिश करेंगे तब वो आपको अटैक करेगा। लेकिन इससे विपरीत क्रैट, वो थोड़ा डिफरेंट है, दूसरों सांप से अलग है। क्रैट ह्यूमन बींग्स, इंसानों के बीच में रहता है। उसे ह्यूमन बॉडी स्मेल ज़्यादा पसंद है। नॉकटर्नल है, रात में वो घूमता है। अगर कोई आदमी सोया हुआ है तो उसे काट लेता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि वो आपके बेड पे ना आए। तो ज़मीन पे सोने की कोशिश मत कीजिए, फ्लोर पे मत सोइए, ज़मीन पे मत सोइए। अगर आप फ्लोर पे सो रहे हैं तो मॉस्किटो नेट लगाइए, जिससे आप मच्छर से भी बच पाएंगे और सांप से भी बच पाएंगे। चूँकि ये नॉकटर्नल रहता है, अंधेरे में ज़्यादा ह्यूमन के आसपास रहता है, तो कोशिश कीजिए घर में लाइट जला के रहें या जब सो रहे हैं तो लैंप जला दीजिए। और नेक्स्ट, अक्सर ऐसा बोला जाता है कुछ प्लांट्स हैं जिसके स्मेल से सांप दूर रहता है। जैसे मेरीगोल्ड है, स्नेक रूट है, स्नेक प्लांट है, लेमन ग्रास है, गार्लिक है। इन सभी स्मेल से सांप दूर रहता है। कुछ केमिकल्स है जिससे सांप दूर रहता है।
जैसे कि कार्बोलिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, गैमेक्सिन, इन सबों से सांप दूर रहता है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं देखा हूँ कि प्लांट, जितना भी मैं प्लांट का नाम लिया वो सब प्लांट हमारे घर में, मेरे गार्डन में भी है, लेकिन मैं देखता हूँ कि स्नेक रूट, स्नेक प्लांट लगाने के बावजूद भी, सर्पगंधा लगाने के बावजूद भी सांप उसके आसपास रहता है। लेकिन केमिकल में कार्बोलिक एसिड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है सांप को दूर भगाने के लिए। अगर आप कार्बोलिक एसिड का छिड़काव करेंगे, कार्बोलिक एसिड मार्केट में भी मिलता है, अगर उसको आप डाइल्यूट पानी में मिला करके आप उसको अपने घर के आसपास अगर छिड़काव करेंगे तो उसके स्मेल से सांप नहीं आएगा। अगर सांप आसपास है तो भी उसकी स्मेल से वो दूर चला जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्लांट, हालांकि लोग कहते हैं कि उसके स्मेल से दूर रहता है, लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कि प्लांट उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता है। केमिकल में कार्बोलिक एसिड बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और अपने पास अगर आप स्नेक प्रोन एरिया में रहते हैं तो अपने घर में कार्बोलिक एसिड की शीशी रखिए, क्योंकि मेरा सांप से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो हमारे घर, मेरे रूम में भी सांप एक घुस गया था। और जब मैं क्वार्टर पे आया जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ भी एक बार सांप घुस गया था मेरे क्वार्टर में। हालांकि वो नॉन पॉइजनस स्नेक था। तब से मैं सांप से जो है काफ़ी डर गया। तो मैं कार्बोलिक एसिड रखता हूँ। एक स्नेक कैचर्स भी आता है, आप देख रहे होंगे इस तरह का डंडा। ये क्या है कि ये काफ़ी लेंथ वाला रहता है और इसके पॉइंट में ये रहता है। तो आप इस तरह से जो है इसे आप पकड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मार्केट में मिलता है। अगर सांप ज़्यादा आपके पास मिलता है आपके एरिया में तो इसे आप रख सकते हैं। इसका लेंथ काफ़ी होता है और एक साइड आपको कैंची की तरह उसको कंट्रोल और एक साइड आपका इसे पकड़ने के लिए रहता है। तो दूर से आप इसे पकड़ सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप इन सबों का यूज कर सकते हैं। अब कोशिश करना है जब आप कार्बोलिक एसिड का यूज कर रहे हैं तो उसको सावधानी पूर्वक यूज करना है, क्योंकि वो एसिड है। अगर वो आपके ऊपर गिरेगा, आपके फिंगर पे गिरेगा तो काफ़ी जलन होगा, आपका ये केमिकल बर्न होगा। तो मैं केमिकल बर्न के बारे में एक वीडियो अलग से बनाया हूँ, आप उसे देख सकते हैं। इसीलिए सावधानी पूर्वक कार्बोलिक एसिड का छिड़काव कीजिए। तो इस तरह से आप स्नेक बाइट से बच सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट का। अगर सांप काट लिया तो आप फर्स्ट एड तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। अब फर्स्ट एड करने के बाद, प्राथमिक उपचार करने के बाद आप उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो सबसे पहले उसका वाइटल चेक कीजिए, पल्स, बीपी और रिस्पायरेटरी रिजर्व को जानने के लिए सिंगल ब्रेथ काउंट अप टू 30 करा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि उसका रिस्पायरेटरी रिजर्व, रिस्पायरेटरी सिस्टम कितना काम कर रहा है। और उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन कराइए। इन्वेस्टिगेशन में आप सीबीसी, ब्लीडिंग प्रोफाइल, पीटी, एपीटीटी, फाइब्रोजिन लेवल, यूरिन एनालिसिस, रीनल फंक्शन टेस्ट, क्योंकि रसल वाइपर आपको किडनी फेल्योर कराता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, सीपीके, ये सब टेस्ट के लिए आप सैंपल भेज दीजिए। उसके बाद आप एग्जामिनेशन कीजिए। लोकल एग्जामिनेशन
आप लोकल साइन सिम्टम्स देखिए, लोकल एरिया में फैंग मार्क है कि नहीं, पेन, स्वेलिंग, बर्निंग सेंसेशन, इरिदीमा, ब्लिस्टर, ब्लीडिंग, नेक्रोसिस, ये सबको आप देखिए। और हीमोरेजिक जनरली ऐसा देखा जाता है कि हीमोटॉक्सिक स्नेक में लोकल साइन सिम्टम्स ज़्यादा मिलता है बनस्पत न्यूरोटॉक्सिक क्रैत के से ज़्यादा मिलेगा आपको हीमोटॉक्सिक। अगर कोई स्नेक वाइपर वगैरह काटेगा तो लोकल एरिया में आपको ब्लीडिंग, स्वेलिंग, नेक्रोसिस, ब्लिस्टर ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको न्यूरोटॉक्सिक पे स्नेक काटा है, उसमें टोसिस, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड मोस्ट कॉमन है, डिप्लोपिया, डबल विजन होगा ड्यू टू वीकनिंग ऑफ आई मसल्स, डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, आपको कुछ स्वेलो करने में आपको डिफ़िकल्टी आएगी, डिस्फोनिया, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, बात करने में आपको दिक्कत आएगी, डिज्निया, डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, सांस लेने में आपको दिक्कत आएगी। उस समय आप सिंगल ब्रेथ काउंट टेस्ट कर सकते हैं, सिंगल ब्रेथ में अप टू 30 काउंट कर पा रहा है कि नहीं पेशेंट। और इसमें जो पैरालिसिस जैसा कि बताया, तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में पैरालिसिस होता है, हेड टू टू, पहले आई से शुरू होता है, धीरे धीरे फेशियल मसल्स पैरालिसिस, फिर धीरे धीरे आपको नीचे होते होते रेस्पिरेशन में पहुंचता है। तो ये डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है। कहने का मतलब डिफ़िकल्टी इन सीइंग, स्वेलोइंग, टॉकिंग, ये सब होगा। और लास्ट में डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस से लीडिंग टू रेस्पिरेटरी फेल्योर, और उसके बाद आपका डेथ हो जाएगा। अगर आपका हीमोटॉक्सिक काटा है तो ब्लीडिंग होगा फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो पहला है सब कंजंक्टिवल हेमरेज, आप देखेंगे आई के वाइट वाला एरिया है उसमें ब्लीडिंग दिखाई देगा, जो कि अर्लीस्ट साइन है। गम ब्लीडिंग, मसूड़ा से ब्लीडिंग आएगा, इपिटैक्सिस, नाक से ब्लीडिंग आएगा, हिमेटिमेसिस, ब्लड से वोमिटिंग होगा, मेलिना, स्टूल आपका काला निकलेगा, स्वेलिंग और पेन तो आपको जो है लोकल एरिया में होगा, पेन एब्डोमेन होगा, क्योंकि ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है तो पेन एब्डोमेन होगा, गैस्ट्राइटिस होगा, अल्सर भी हो सकता है। ब्लैक यूरिन, किडनी अगर इफेक्ट होगा तो ब्लैक यूरिन निकलेगा। और लिम्ब, अगर लोकल एरिया में देखेंगे तो लिम्ब स्वेलिंग होगा हीमोटॉक्सिक में, जिसके कारण कंपार्टमेंट सिंड्रोम, स्वेलिंग जब हो जाएगा तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम का साइन सिम्टम, और बाद में किडनी फेल्योर होकर पेशेंट का डेथ हो सकता है, और शॉक में जाएगा, फिर डेथ हो जाएगा। तो इसमें पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट करना है, ये तो सबसे पहले अगर पेशेंट शॉक में है तो उसको आईवी सलाइन लगा दीजिए, और उस समय आप डिसाइड कीजिए कि इसको एंटी स्नेक वेनम देना है कि नहीं। तो एंटी स्नेक वेनम देने के लिए आप देखिए उसको फैंग मार्क है कि नहीं, मतलब पॉइजनस है, पेनफुल स्वेलिंग लोकल एरिया में, ब्लीडिंग, कोगुलोपैथी डिस्टर्ब हो जाएगा, शॉक, हाइपोटेंशन, एरिदमिया, हाइपरकैलिमिया, रेब्डोमायोलाइसिस, अगर मसल्स से आपको अगर उस पैरालिसिस हो रहा है तो मसल्स इंजरी होगा, उसके कारण सीपी के लेवल बढ़ेगा, ब्लीडिंग होने के कारण हाइपोटेंशन होगा, शॉक में जाएगा। अगर आपको न्यूरोटॉक्सिक काटेगा तो टोसिस होगा, डिप्लोपिया होगा, आप अपने गर्दन को उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे पैरालिसिस होगा तो गर्दन, नेक मसल्स को भी इन्वॉल्व करेगा। आप सिंगल ब्रेथ काउंट अप टू 30 काउंट नहीं कर पाएंगे। तो समझ लीजिए कि आपको पॉइजनस स्नेक है, आप एंटी स्नेक वेनम स्टार्ट कीजिए। तो एंटी स्नेक वेनम पॉली एंटी स्नेक वेनम होता है, चारों स्नेक के वेनम से बनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया, कोई भी स्नेक काटेगा एंटी स्नेक वेनम देना है। ये अगर साइन सिम्टम्स आपको मिल गया, ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो आप एंटी स्नेक वेनम का यूज कीजिए, एंटी स्नेक वेनम यूज कीजिए। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको कितना वाइल देना है, तो डिपेंड्स करता है कि उसका फीचर्स क्या है, क्लिनिकल फीचर्स, साइन सिम्टम्स क्या है। तो जनरली 5 वाइल जिसमें 50 ml, या 6 वाइल 60 ml इन 250 या 500 ml में नॉर्मल सलाइन, डीएनएस या डेक्स्ट्रोज वाटर में आप इन्फ्यूज करते हैं स्लोली, ठीक है। और साथ में
इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन का 100 मिलीग्राम IV स्टेट दे देते हैं, क्योंकि आपको एलर्जी एनाफाइलैक्टिक शॉक होने का, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होने का चांस रहता है, क्योंकि जितना भी एंटी स्नेक वेनम है ये एलर्जी कॉज कर सकता है, डिपेंड्स करता है पेशेंट के ऊपर। इसीलिए आप ऑलवेज कीप टू रेडी, आप हमेशा तैयार रखिए अपने पास एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, क्योंकि जैसा कि हमें बताया कि एंटी स्नेक वेनम जो है आल्सो एंटी एलर्जी है, तो ये आपको एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कर सकता है। जब आप एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन करेगा तो आप तुरंत में एंटी स्नेक वेनम को स्टॉप कर देंगे, और उसके बाद आप यही एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन का इन्फ्यूजन करेंगे। उसके बाद कुछ देर के बाद, चूँकि सांप काटा है तो एंटी स्नेक वेनम देना है, तो कुछ समय के बाद आप इसको फिर से रीस्टार्ट कीजिए और उसको स्लोली दीजिए, और उसके बाद साइन सिम्टम्स देखिए। अगर देख रहे हैं कि साइन सिम्टम्स अभी इम्प्रूव नहीं है तो आप एंटी स्नेक वेनम और भी लगा सकते हैं। अगर आप देखेंगे उतना में आपका ठीक ठाक हो गया है तो आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंटी स्नेक वेनम के बाद आप इंजेक्शन टीटी दीजिए, टेटनस का इंजेक्शन दीजिए, एंटीबायोटिक यूज कीजिए, ऑक्सीजन सपोर्ट में रखिए। अगर उसको न्यूरोटॉक्सिक साइन सिम्टम्स है, क्योंकि एंटी स्नेक वेनम तो आपको सब देना है, एंटी एलर्जी भी आप तैयार रखेंगे, IV सलाइन लगाएंगे क्योंकि शॉक पेशेंट को हो सकता है, BP डाउन है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये प्योर एंड न्यूरोटॉक्सिक साइन है, तो आप उसमें इंजेक्शन एट्रोपिन 0.6 मिलीग्राम एडल्ट में 50 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी के हिसाब से आप दीजिए। नियोस्टेगमिन 0.02 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इन एडल्ट में। मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेशेंट में पैरालिसिस होगा, रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस होगा, तो आपको रेस्पिरेशन बचा के रखना है। तो वो पैरालिसिस तो होगा, तो जिस समय आप एंटी स्नेक वेनम दे रहे हैं तो वो तो न्यूट्रलाइज करेगा आपके वेनम को, और साथ में पैरालिसिस है कि आपका डेथ ना हो जाए, इसलिए वेंटिलेटर बहुत ही ज़रूरी है न्यूरोटॉक्सिक पेशेंट के लिए। उसके बाद आता है हीमोटॉक्सिक। अगर हीमोटॉक्सिक पेशेंट अगर है तो उसमें तो ब्लीडिंग होगा, कोगुलोपैथी है, तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए गिव फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दीजिए, ब्लड प्रोडक्ट दीजिए, तब वो पेशेंट रिकवर होगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अब अल्टरनेटिव पैथी में क्या है कि आप होम्योपैथ में आप सुने होंगे नाजा ट्रिपुंडियंस, ये एक ड्रग्स है जो होम्योपैथ में इस्तेमाल होता है। ये जनरली कोबरा के वेनम से बनाया जाता है, और अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं नाजा ट्रिपुंडियंस को, तो 200 पोटेंसी में 200 CH में 2 ड्रॉप्स एवरी 10 मिनट्स पे 3 बार आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा ओपिनियन है, आप इन सब के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अगर सांप काटा है, फर्स्ट एड कीजिए और उसको हॉस्पिटल ले जाइए, हॉस्पिटल में ही वहाँ ऑब्जर्व कीजिए, और डॉक्टर की सलाह पर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि अगर देर हो जाएगा तो डेथ भी हो सकता है। इसीलिए ये सब चक्कर में मत पड़िए। तुरंत आप अगर सांप काटता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, उससे आप अपने आप को जान पाएंगे कि ये कौन सा स्नेक काटा है, ये न्यूरोटॉक्सिक है कि हीमोटॉक्सिक है। उसका आप फर्स्ट एड कीजिए, फर्स्ट एड करने के बाद आप उसे हॉस्पिटल ले जाइए। और फर्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताया हूँ कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस को कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो आपको ईजी होगा, क्योंकि 70% हमारा नॉन पॉइजनस स्नेक रहता है, तो आप ईजी वे में अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये नॉन पॉइजनस है कि पॉइजनस। तो आप पहला वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आई थिंक मैंने डिटेल में सारी जानकारी आपको दे दी।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि मैं मेहनत करके ये वीडियो तो बना रहा हूँ, लेकिन आप सेल्फिश मत होइए, आप भी अपने तरफ से एफर्ट लगाइए, दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि नॉलेज ही बचाव और इलाज है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक आप उस चीज़ से बच नहीं पाएंगे और उसका इलाज भी नहीं करा पाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कांटेक्ट कीजिए या अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। इसी तरह आप हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी सारी वीडियो आप यूट्यूब में डिटेल में देख सकते हैं, डॉक्टर शिवालकर सर्च कीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।